नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। फैज साहब का कहना रहा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। फैज साहब के एक ऐसे नहीं, हजारों शेर जो इंसानी दर्द और जज्बात के तर्जुमान हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उन्हें कद्र की निगाह से देखा जाता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में भी उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और इस सिलसिले के तहत विमर्श में आज हम फैज अहमद फैज की जिंदगी और शायरी पर बात करेंगे। फैज अहमद फैज 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में जन्मे। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अरबी भाषा में उन्हें महारत हासिल रही। अमृतसर के कॉलेज से शुरू हुआ सफर कॉलेज ऑफ लाहौर तक पहुंचा। वो सेना में भी रहे और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने जंग में अमली शिरकत भी की। फैज ने हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी भाषाओं में रचना की। नक्श फरियादी, दस्ते सबा, दस्ते तहसंग, जिंदानामा जैसी कई रचनाएं नाकाबिले फरामोश हैं। फैज की जिंदगी दुखों और यातनाओं का एक लंबा सफर है। इसमें नम जाने शोरीदा काफी नहीं, जाने शोरीदा काफी नहीं, तो मत इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, पाबजौला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, खाक बरसर चलो, खूब बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। वो पाकिस्तान चले गए थे, पर देश के विभाजन का दर्द उन्हें सालता रहा और 20 नवंबर 1984 को लाहौर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन फैज साहब एक उम्मीद, एक रोशनी बनकर हम सब के दिलों में हमेशा रहेंगे। बोल तलब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल कि जा अब तक तेरी है। देख क्या अंबर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिसमें जुबां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इस प्रोग्राम में हमने उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की है जो फैज साहब को करीब से जानते थे, चाहते थे, समझते थे। हमारे साथ है फैज अहमद फैज की बेटी मुनीज़ा हाशमी, जो पाकिस्तान से आई हैं भारत और फैज साहब के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं उसमें शिरकत करी है। खुशामदीद मुनीज़ा जी आपका विमर्श कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जी, आप संपादक हैं नया पथ के और साथ ही साथ आप महासचिव हैं जनवादी लेखक संघ के। हमारे साथ हैं अली जावेद साहब, आप महासचिव हैं प्रगतिशील लेखक संघ के और फैज साहब को बहुत पढ़ते रहे हैं और बहुत कहते भी हैं उनके लिए। खुशामदीद अली जावेद साहब। और हमारे साथ हैं विद्या शाह जो बहुत मशहूर गायिका हैं और फैज साहब की जो लेखनी रही है, जो गज़लें रही हैं, उसको आपने सुरों में बहुत खूबसूरती से पिरोया है। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मुनीज़ा जी आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि फैज साहब हमारे लिए तो एक शायर रहे, लेकिन आपके लिए एक वालिद और बहुत ही मोहब्बत करने वाले वालिद, कैसे याद करना चाहेंगे आज इस मौके पर उन्हें? ये साल आपने जिस तरह कहा उनकी 100 साला जश्न का एक हिस्सा है और तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच रहा है। मुझे इस साल में अगर बहुत ज़्यादा एक मुश्किल बात लगी तो वो ये लगी कि मुझे ऐसी बहुत सी यादों को टटोलना पड़ा जो मैंने कहीं बंद कर ली थी और उसकी वजह से मुझे कुछ मज़ा भी आया लेकिन तकलीफ़ भी हुई, ज़ाहिर है। और एक ऐसी याद ये है जो कि लोगों ने बहुत उसको कोट किया है कि जब मैं 8 साल की थी तो उस वक्त वो जेल में थे और मुझसे पूछा गया या उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या सालगिरह का तोहफा चाहिए, तो मैंने ज़ाहिर है क्या कहा होगा, गुड़िया। और 8 साल की बच्ची क्या कहेगी। तो हम पहुँचे, बड़ा लंबा सफ़र काट के हैदराबाद जेल। तो वहाँ जब अंदर गई तो मैंने कहा मेरा तोहफा, तो उन्होंने कहा भी गुड़िया तो हम नहीं ला सके, अब जेल में गुड़िया कहाँ से आती। तो उन्होंने कहा ये लो, एक नज़म ले लो। तो मुझे याद है कि मैंने उठा के फेंकी थी। मैंने कहा इसको मैं क्या करूँ, मेरी गुड़िया।
अब मैं कभी कभी सोचती हूँ वो नज्म तो जिंदा है, वो वाकई। गुड़िया पता नहीं बचती ना बचती इतने सालों में। और वो बस कुछ यूँ, मुझे अब सारी तो याद नहीं, और ऐसी उन्होंने 8 साल की उम्र में मेरी ऐसी यानी किरदार कशी की कि आज भी मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में उस वक्त वो पहचान गए थे मैं किस किस्म की खातून बनूंगी या क्या होंगे। तो उस पर शुरू यूँ होती है कि मुनीज़ा हमारी बेटी है जो बहुत ही प्यारी बेटी है, उम्र देखो तो 8 साल की है, अकल देखो तो 60 साल की है। क्या बात है। तो ये जब मैं 60 साल की तो मैंने उसको दोबारा पढ़ा। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही। यकीनन अगर मुरली मनोहर प्रसाद सिंह जी आपसे जो हम जानना चाहेंगे वो ये कि अगर देखा जाए तो फैज़ साहब जो हैं वो साहित्य को साहित्य तक सीमित नहीं रखते हैं, वो उसको ज़िंदगी के साथ जोड़ देते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है कि उनकी शायरी हर ख़ास व आम में बेहद मकबूल है? देखिए, नक्श फरियादी की जितनी भी गज़लें और नज़में हैं उसमें तो जाती ज़िंदगी के प्यार और मोहब्बत की कुछ रचनाएं हैं, लेकिन जब रशीद जहाँ के से वो मिले और रशीद जहाँ ने उनको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने को दिया, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद उन्होंने महसूस किया, और रशीद जहाँ ने उनसे कहा भी कि कहाँ जाती ज़िंदगी के मसलों में फंसे हुए हो, जरा पूरी दुनिया के पूरे अवाम के दुख दर्द को देखो। तो फिर उसके बाद जाती ज़िंदगी और पूरे अवाम के दुख दर्द दोनों को मिलाना शुरू किया, और जब मिलाना शुरू किया तभी ढूंढवी राशिद ने तो ये कहा कि ये रूमानियत और हकीकत के जंक्शन पर खड़ा ये शायर है। और उसके बाद वो जंक्शन पर ही खड़े नहीं रहे बल्कि अवाम की तरफ झुकते चले गए, क्योंकि ट्रेड यूनियन आंदोलन, तमाम मजदूर आंदोलन और डाक तार मजदूरों के आंदोलन और देश की ज़िंदगी सब को बहुत गहराई से देखने ताकने लगे, और उनका ऑब्जर्वेशन बहुत विलक्षण था। और देखिए उनकी ज़िंदगी पर, उनकी शख्सियत पर, उनकी शख्सियत अपने आप में इपिक है, महाकाव्यात्मक है। और उनकी शख्सियत पर उनकी एक किताब हमने एडिट की है, फैज की शख्सियत अंधेरे में सुर्ख लौ। अंधेरे में सुर्ख लौ, फैज की शख्सियत, फैज की शख्सियत अंधेरे में सुर्ख लौ। अभी अभी राजकमल प्रकाशन से ये किताब आई है, और इसमें फैज की शख्सियत पर लिखने वाले तमाम लोग, फैज के निजी डॉक्टर, फैज के साथ जेल में रहने वाले फौज के बहुत बड़े आला अफसर, और फैज की ज़िंदगी के को करीब से जानने वाले सज्जाद जहीर साहब, उन सब लोगों के रेमिनिसेंसेज इसमें हैं। तो फैज की शख्सियत को अगर टटोलना हो और समझना हो और आईने के सामने रखकर देखना हो तो उसमें खाली फैज अकेले आपको दिखाई नहीं देंगे, बहुत से लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। अगर अली जावेद साहब उनके फ़ारसी कलाम की बात करें, अगर लोग कहते हैं कि फैज़ साहब ने जो फ़ारसी में लिखा वो बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, जो फ़ारसी नहीं जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने लिखा, जो नहीं जानते फ़ारसी, वो भी लोगों को क्लिक करता है। तो क्या वजह आपको नज़र आती है कि उनका जो कलाम जो बहुत मुश्किल है लेकिन वो आम आदमी उससे अपने आप को अचानक जोड़ लेता है? दरअसल देखिए, सिर्फ फैज़ ही की बात नहीं है, गालिब के बारे में भी यही है, अल्लामा इकबाल के बारे में भी यही है। और मैं इन दो शायरों का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ कि मेरी समझ ये है कि वो रवायत जो गालिब ने कायम की थी, जो अल्लामा इकबाल तक पहुँची और अल्लामा इकबाल से आगे बढ़कर फैज़ तक पहुँची, और फैज़ जो है उस रवायत के सबसे नुमाइंदा शायर 20वीं सदी के हैं। तो इन तमाम शुअरा के यहाँ वही फ़ारसी आमेज़ शायरी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उस फ़ारसी आमेज़ शायरी में वो आम लोगों को इस तरह से मुतासिर करती है कि वो मुश्किल अल्फाज उनके तहत रह नहीं जाते हैं। जब गालिब ये कहता है कि कदो गेसू में कैसों को हुकन की आजमाइश है, जहाँ हम हैं वहाँ दारो रसन की आजमाइश है, उसी ट्रेडिशन को जो है अल्लामा इकबाल आगे बढ़ाते हैं। और इतनी ज़्यादा, इतने फ़ारसी के अल्फाज हैं लेकिन कहीं मुश्किल का एहसास नहीं होता है। वही फैज़ के यहाँ भी है, और फैज़ के यहाँ तो सिर्फ जो है फ़ारसी ही नहीं बल्कि अरबी के जिस तरह की वो ट्रेडिशन जो है, और बहुत ही मुश्किल ट्रेडिशन, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल फैज़ साहब जो आम आदमी की बात करते हैं, इसीलिए शायद आम आदमी उनसे जुड़ जाता है। विद्या शाह हैं, बहुत खूबसूरती से आपने उनके कलाम को अपने सुरों में पिरोया है। अगर फैज़ अहमद फैज़ की ही बात करें और उनके उस कलाम की बात करें, उन्होंने मोहब्बत पर भी बहुत खूबसूरत लिखा है, तहरीक से जुड़ी हुई जो उनकी शायरी रही है वो भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से।
एज ए गायिका आप उनका कौन सा कलाम सबसे ज्यादा गाना पसंद करती है? ये वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये तो ऐसे हो गया कि आपके 4 बच्चे हैं, आपका कौन सा बच्चा फेवरेट है। कुछ इस तरह की बात हो गई है। लेकिन थोड़ा सा जो पहले बात हो रही थी उससे जोड़ना चाहूँगी। मेरी खुद की जो एक जर्नी रही है फैज़ साहब के कलाम के साथ, वो वाकई जियोग्राफिकली भी बहुत दूर से रही है, क्योंकि मैं जो है एक दक्षिण भारतीय परिवार में जन्मी हूँ। हालांकि दिल्ली में रही हूँ, इसलिए हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू वगैरह से एक्सपोजर तो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की शायरी को गाना, उसको समझ के गाना, वो अपने में एक अलग एक प्रोजेक्ट है। तो ये बात ज़रूर कहूँगी, लेकिन कि फैज़ साहब के कलाम को जिस तरह से लोगों ने गाया है उसमें एक एंडियरमेंट है, वो खींचता है आपको अपनी ओर। उस कलाम में खूबसूरती है, उसमें एक वर्सटाइलिटी है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग किस्म की थीम्स, जिसको फैज़ साहब ने बखूबी लिखा है, निभाया है अपनी पोइट्री में, उसको इतनी खूबसूरती से पेश किया है। उसके कितने अलग अंदाज हैं, कितने अलग कलर्स हैं, और एज ए सिंगर आई थिंक मुझे वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है उनके काम के प्रति। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, और उनकी जो अलग किस्म की पोइट्री है उसको गाने की कोशिश की है। और कुछ सुनाइए हम लोगों को। इसको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहते हैं शायद। नहीं, अच्छा है, राज्यसभा टीवी के जो हमारी तमाम ऑडियंस है उनको भी इसका लुत्फ आएगा। प्लीज सुनाइए। पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ कि फिर से भी गाऊंगी इस प्रोग्राम के दौरान, इसलिए एक क्योंकि भाषा और ज़ुबान की बात हो रही थी अभी, तो फैज़ साहब का एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको वो कहते हैं नज़र खुसरो। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रिब्यूट टू अमीर खुसरो साहब। और इसमें जो लैंग्वेज का जो उन्होंने यूज़ किया है उसमें एकदम एक सूफियाना अंदाज है, और उसमें एक सादगी है, और एक दुआ उस तरीके से उन्होंने कही है बात। तो कुछ बिल्कुल उसमें से सुना। नैया बांधो रे किनारे दरिया, नैया बांधो रे किनारे दरिया, मोरे मंदिर अब क्यों नहीं आए, मोरी अरज सुनो दस्तगीर पीर, मायरी कहूँ कासे मैं अपने जिया की पीर, मोरी रज सुनो। बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, माशाल्लाह। अगर इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, फैज़ साहब की अगर हम जब पूरी ज़िंदगी देखते हैं तो उन्होंने देश निकाला भी सहा, बहुत दर्द सहे उन्होंने, और लेकिन सच का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहीं लिखा है, जो मैं यहाँ कोट ज़रूर करना चाहूँगी, जिस पर आप सबकी राय भी मैं चाहूँगी, कि आशिकी की तरह जेल खाना भी एक बुनियादी तजुर्बा है जिसमें फ़िक्र नज़र का एक आधा दरीचा खुद खुल जाता है। बाहरी जगत की दूरी और वक्त ज़ाया हो जाते हैं, पास की चीज़ भी बहुत दूर की हो जाती है और दूर की बहुत करीब। बहुत बड़ा फ़लसफ़ा इस पे है। आप सबकी राय। मुनीज़ा जी, आपसे शुरू करें। अभी विद्या ने भी इस तरफ इशारा किया, और मैं इसी बात को आगे लेके चलूँगी कि सूफियाना बात की जो बात हो रही थी, मैं समझती हूँ कि इस तरह की खुद कलामी या इस तरह से अपने आप को बताना, समझाना कि बाहर की ज़िंदगी बाहर है, अंदर अंदर है, और इस दोनों का कोई, हम इसको मिटा नहीं सकते जब तक वक्त नहीं आएगा। तो ये शायद वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर इतना सब्र का मादा हो और इतना समझौता अपने आप से और बाहर की दुनिया से करने का हुनर हो। ये एक हुनर होता है। और अब्बा के ये कमाल भी होता था, उन्होंने मुझे ख़त में भी लिखा था, जब कभी कभी हम भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में रह के वही उतार चढ़ाव आते रहते थे, और मैं चूँकि सरकारी नौकरी में थी, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में कई साल गुजारे, तो ज़ाहिर है बहुत सी नज़र अनायत हम पे भी हुआ करती थी, खुसूसी तौर पे इस वजह से कि हम फैज़ की
की औलाद हैं और फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स वगैरह में। तो वो मुझे उस ख़त में उन्होंने लिखा था कि तुम जब भी ऐसा माहौल पाया करो, ऐसा मुश्किल में पेश आ जाया करो, तो तुम हमारी तरह स्विच ऑफ कर लिया करो और फिर देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी सहल और कितनी आसान हो जाएगी। और फिर आगे जाके लिखते हैं कि मैं जब बेरूत में हूँ और मोइन बसीसू बहुत मशहूर शायर जो वहाँ पे हैं, वो मुझे कभी कभी पूछते हैं कि बाहर बम पड़ रहे हैं और तुम किस तरह कान लपेट के सो जाते हो। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जब इंसान, और ये उस बात को आगे बढ़ाता है कि जब इंसान इरादा कर ले और पक्का इरादा कर ले और यकीन से कर ले तो फिर हर चीज़ आसान हो जाती है। और मेरे ख्याल में अगर मैंने इस वक्त भी कुछ सीखा है या कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, फैज़ को अब जानने की, पहचानने की, पढ़ने की कोशिश अब शुरू कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में उसमें यही है, ये ईमान है और ये अकीदा है कि अगर खुद कोई फैसला कर लो तो फिर कोई हटा के दिखा दे, कोई नीचा दिखा के दिखा दे। मैंने इसी वजह से वो जो आपने बात की ना कि झुका नहीं, सच का दामन नहीं छोड़ा, वो एक अंदर की जो उनके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ थी। और वो जितने मुलायम थे, आपको अंदाज़ा नहीं उस बात का, जितने वो नरम, जब बैठे हैं लोग जानते हैं, कम गो, खामोश, मुलायम तबीयत, हसास, और फिर जब वो कहते हैं उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ तुम भी हो। तो ये कुछ अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक शख्स जो अंदर खामोश है। मेरी दादी कहा करती थी, फैज़ को दूध दे दो तो दे दो, वरना बैठा रहता है, रोता भी नहीं है। तो अजीब सी कुछ। बिल्कुल, और सबकी राय हम इस मसले पर जरूर लेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिए विमर्श के साथ। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और उनकी ज़िंदगी का। हमारे साथ एक बहुत ख़ास पैनल मौजूद है। उसी बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जो उनकी फ़लसफ़े की हमने बात की, जो मुनीज़ा जी ने भी उसका जवाब दिया बहुत खूबसूरत। फैज़ की जो शायरी है और जो उनकी कलम जो एक दर्द कहती है, क्या वो दर्द उन्हें उस रूहानी कैफियत उनके ऊपर तारी हो जाती है, जैसे कि इन्होंने बहुत खूबसूरत गा के भी हमें सुनाया, और सूफ़ी कलाम के साथ वो जुड़ जाते हैं, लेकिन उनकी बात जो होती है वो आम आदमी और इंसान की रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक सूफ़ी सोच भी शामिल हो जाती है। देखिए, जो अरब इज़राइल मसला था और उसमें जब इज़राइल की ओर से बमबारी सिनाई पर हो रही थी, तो सरे वादी सीना में एक टुकड़ा आता है, हर एक अलिल उम्र को सदा दो कि अपनी फर्दे अमल संभाले, उठेगा जब में सर फरोसा पड़ेंगे दार और रसन के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं पर होगी, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा सोरे महसर, यहीं पे रोज़ा एक हिसाब होगा। तो जिस आदमी का ये यकीन हो कि यहीं सब कुछ फैसला होगा, वो जेल उसके लिए बहुत बहुत मामूली सी चीज़ है। जेल की यात्रा उसके लिए उसका एक अटूट संकल्प है कि वो चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। उनको पता है कि मंजिल अभी नहीं आई, और ये दाग दाग उजाला जो फैल गया है, ब्रिटिश हुकूमत और साम्राज्यवाद ने दोनों देशों के बीच में सुबह को सांप ने डस लिया है। किस सांप ने? साम्राज्यवाद के सांप ने हमारी सुबह को डस लिया है, और सारे बदन में दाग दाग उजाले हो गए हैं, सारे बदन में उसका विष भारत और पाकिस्तान दोनों जगह फैल गया है। बिल्कुल इसी बात को जावेद साहब अगर हम बढ़ाएं कि जो फैज़ साहब की शायरी है और जो उनका फ़लसफ़ा है और जो उनकी शायरी का जो रंग बदलता है, एक तहरीक का रंग हो जाता है, खुद उनके हालात, इंसानी दर्द या जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा था तेज़ी से, वो कितना जिम्मेदार रहा? एक बुनियादी चीज़ मैं ये भी इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि फैज़ मजमूई तौर पे पूरा जो है कंप्लीट फैज़ जो है, अगर शुरू से आखिर तक आप पढ़ें तो आपको ये नज़र आएगा कि फैज़ के फ़िक्र अमल में, यानी कथनी और करनी में,
वो किसी तरह का कोई फर्क नजर नहीं आता उनकी शुरुआती जिंदगी से उम्र के आखिरी हिस्से पर तक, जिसकी तरफ मुरली जी ने इशारा किया ना कि सजा जजा सब यहीं पे होगी। बिल्कुल। वो जो है रूहानियत का जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर है सूफियों ने इस पूरे माशरे को और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से इंसानियत का दर्स दिया, लोगों को इंसान की हैसियत से पहचाने का जो सबक दिया, किसी तरह की मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं है। कोई भी अकीदा हो, किसी तरह का अकीदा रखने वाला है, लेकिन उसको इंसान की हैसियत से पहचानो। उनके हालात का जिक्र आप कुछ बताना चाह रहे थे। बिल्कुल। और इसीलिए जो है फैज में वो जो एक हर चीज को जज्ब कर जाने की और बर्दाश्त कर लेने की जो कुव्वत थी, और किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता था। सख्त से सख्त बात जो है आप कह दीजिए, एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे याद है कि जब वो यहाँ 78 में हमारे उस्ताद थे प्रोफेसर मोहम्मद हसन, बुनियादी तौर पे उन्हीं की दावत पे वो आए थे जेएनयू में, मैं तालिब इल्म था। तो जो गज़ल आई थी उससे पहले मजरूह की गज़ल थी, उसी ज़मीन पर उन्होंने गज़ल कही थी, जिसका एक शेर था कि क्यों मशले दिल फैज़ छिपाओ तहे दामा, बुझ जाएगी यूं भी कि हवा तेज़ बहुत है। तो मैंने बहुत डायरेक्ट सवाल उनसे किया। मैंने कहा फैज़ साहब, हम तो आपको उम्मीद और हौसले का शायर मानते हैं, इस शेर में जो आपने बात कही है तो आप में जो कहीं शायद उम्मीद का दामन आप छोड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं बुझ जाएगी यूं भी कि हवा तेज़ बहुत है। तो मुझे देखा उन्होंने, फिर मुस्कुरा के बोला कि इसमें आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो महसूस नहीं होता। तो उसके बाद वो खामोश हो गए। आगे जो है वो मुझे देखते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। आज मैं जब सोचता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि एक नौजवान तालिब इल्म की हैसियत से जो मेरा उस वक्त रिएक्शन था उसको फैज़ ने पहचाना। और आज इस शेर पर गौर करें तो सचमुच इसमें भी उम्मीद की एक बात है जो आपको आगे ले जाने की कोशिश करती है। तो ये जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था फैज़ का, और क़ुव्वत बर्दाश्त जिस तरह की उनमें थी, ये बहुत कम लोगों में बेशक उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। विद्या जी, आप उनका फ़ारसी का कलाम भी पेश करती रही हैं, या अगर आपके उनके ज़बान और उनके अंदाज़ का जो आपको बेहद रंग पसंद हो, उसके बारे में आप हमसे बात ज़रूर करें। देखिए, पहले तो जब भी इन लोगों की संगत में होती हूँ तो हमेशा लगता है कि काश मेरी भी मुलाकात हुई होती उनसे। क्या बात है। लेकिन दूसरी छोर ये भी लगता है, मुलाकात ना होते हुए भी ऐसा लगता है कि कितने करीब हैं हम उनके। ये जो उन्होंने जो कही है बातें, वो इतना, उसमें कितना रस है, इतनी गहराई है कि कोई भी उससे जुड़ सकता है। और बहुत सालों बाद, बहुत सदियों बाद भी शायद ये बात मायने रखेगी। और दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जो कंज्यूमेट आर्टिस्ट जिसको कहा जा सकता है, और फैज़ साहब ऐसे ही शायद एक शायर थे, क्योंकि उनका समाज के साथ, रियलिटी के साथ इतना जुड़ाव था कि वो इतनी सारी बातें कह सकते थे। इफ़ यू आर रूटेड इन द रियलिटी ऑफ एवरीबडीज एग्जिस्टेंस, कि आप हर एक की बात सुनने को तैयार हैं, आपको हर बात में कुछ गहराई दिखती है। जमीन का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो इसीलिए शायद ये मेरा अनुमान है, आप लोग उस्ताद हैं, पर मुझे लगता है इसीलिए शायद उनका जो काम है, उनकी जो शायरी है, उसमें इतने अलग किस्म के रंग हैं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स इन हिज कैनवस ऑफ पोएट्री, और ये शायद प्रोग्रेसिव राइटर्स की भी खासियत रही है, क्योंकि वो एक जुड़ाव जो रहा है, और वो जो दौर रहा है जिसमें ये इतनी खूबसूरत चीज़ें निकल के आई हैं, वो एज एन आर्टिस्ट आई मिस टुडे, कि वो एक आइडियलिज्म, वो एक टुगेदरनेस, एक मिशन कहिए आप उसको, समाज के प्रति और लोगों को एकजुट करने के प्रति, अमन के प्रति, इतने सारे कॉमन थीम्स थे जो कि आज भी उतना ही सिग्निफिकेंस है उन थीम्स का। लेकिन वो शायद वो माहौल नहीं है कि हम उसको उस इंटेंसिटी से पेश कर सके। इसीलिए मुझे लगता है, आई फील वेरी ग्रेटफुल कि
इस तरह का कलाम आज भी गाने का मौका मिल रहा है। आज भी हम कह सकते हैं, अभी मैं कराची में गा के आई हूँ, कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और यही जो बाउंड्रीज जिसको फैज साहब अपनी सारी ज़िंदगी जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे, कि आज हिंदुस्तान से कोई वहाँ गया और हम देखेंगे गा के आगे, इससे बड़ी खुशी होती है कि कोई रंग याद आ रहा है आपको इस वक्त? और हर जगह खाक नशीनों की बात करना और तख्त गिराने की तख्त गिराने की बात। हाँ। कोई रंग आप अभी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकें जो आपको याद आ रहा हो इसी वक्त? 2 ही लाइनें सुनाऊंगी। बिल्कुल, हम 2 देखेंगे। लाइनें। हाँ, हाँ। हम देखेंगे कि बात हो रही है, इट्स आइकॉनिक, इट्स लाइक एन एंथम। तो वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। देखिए, मैं म्यूजिशियन हूँ, आमतौर पे जो है काफी तामझाम होता है साथ में, एक लेपल के साथ गाना शुरू करना। सोज यकीनन नहीं, आपकी आवाज में बहुत सोज है, सिर्फ ट्रिब्यूट कहा जा सकता है। ना बहुत सोज है। आगे अगर हम बढ़े इसी बात को, एक जगह नून मीम राशिद ने कहीं लिखा है कि फैज साहब जो हैं वो हकीकत पसंदी और रोमान पसंदी के 2 राहे पर खड़े हैं। अब देखना यह है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। तो अगर उनके उस रास्ते की हम बात करते हैं, तो जो रास्ता उन्होंने चुना, क्या वो उस वक्त या उस हालात की डिमांड थी, या फैज साहब के जहन में एक ऐसी हलचल थी या एक ऐसी तहरीक थी कि वो चाहते थे कि आम आदमी की बात हो? देखिए, जो तराना उन्होंने लिखा है वो तराना आज आपको अचरज होगा, बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स और बहुत सारे एक हमारे यहाँ मिस्त्री है, उसको जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो रिंगटोन जो उसने लगाया हुआ है, हम मेहनत कस जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे जब सब। अब ये रिंगटोन लगाया हुआ है। तो उससे मैंने कहा कि तुम ये रिंगटोन कहाँ पाए? बोला, गुरुजी आपको चाहिए तो मैं दिलवा दूँ। अच्छा, और ये जो रिंगटोन ही नहीं है, जो सरेवादी सिंधिया में जो समर्पण लिखा है उन्होंने, वो समर्पण तो गजब का है। जिस समर्पण में वो कहते हैं कि तागे वाले के नाम, डाकिए के नाम, रेल वाले के नाम, और उसको समर्पित है वो कलेक्शन, दहकानों के नाम की बेवाओं के नाम, उन लोगों को डेडिकेटेड है जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसके ढोरों को जालिम हका ले गए, जिसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ पर खेत से एक अंगुष्ठ पटवार ने काट ली, रात में जिनके बच्चे बिलखते हैं और नींद की मार खाए हुए बाजुओं से संभलते नहीं। और क्या किलों के लिए लिखा है उन्होंने। और ये जो जुबान है, अब देखो कि कैसी जुबान, ये जुबान आई कहाँ से? फैज साहब के बारे में ये बहुत मशहूर है कि 12 साल की उम्र में वो घर से आधी रात को 9-10 बजे निकल जाते थे और जाकर के थिएटर, रामलीला या नाट्य मंडली या कोई ऐसी सूरत वाला जो खेल हो रहा हो, खास के थिएटर, वो रात भर देखते रहते थे, चुपचाप डरे समय घर लौटते थे। ये और ये मेरे लिए भी नई बात। हाँ, हाँ, ये कई लोगों ने ये रेमिनिस्सेंसेस में लिखा है। और जो जुबान उनकी है, जो आम लोगों तक पहुंच जाती है, उसका कारण यही है कि वो थिएटर में जो डायलॉग होता है, उस डायलॉग की जुबान उनकी रचनाओं में भरी पड़ी है। बिल्कुल, बातचीत का जो रूमानियत है, आपने जिसका जिक्र किया, रूमानियत और हकीकत पसंदी, हाँ। नून मीम राशिद के ताल्लुक से बुनियादी चीज़ यह है कि फैज़ की रूमानियत हमें हकीकत पसंदी की तरफ ले जाती है, वही रूमानियत जो है हमें इनकलाब की तरफ ले जाती है, और वही रूमानियत जो है उनको फैज़ को आम लोगों के साथ जा कर के जोड़ती है, जहाँ आम कारी जो है, पढ़ने वाला या सुनने वाला उनकी शायरी को ये महसूस करता है कि ये तो मेरे ही दिल की बात है।
बिल्कुल, वो बहुत बड़ी आसानी से आम जी आदमी हाँ। तक पहुंच जाते हैं। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा देखिए, ब्रेक। आप देखते रहिए विमर्श। बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विमर्श, जिसमें हम बात कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और उनकी ज़िंदगी की। मुनीज़ा जी, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, फैज़ साहब तो हम लोगों के लिए एक शायर हैं, आपके लिए एक वालिद भी रहे, लेकिन क्या कभी एक बेटी होते हुए आपने उन्हें शायर की हैसियत से पढ़ना चाहा, और अगर आपने पढ़ा तो आपने उन्हें कैसा शायर महसूस किया? देखें, शायरी उनकी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं और औरों से भी मिल चुकी हूँ, इतनी आसान नहीं जितनी हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये तो कुछ कुछ है। लेकिन फैज़ का जो कमाल मैंने देखा है, मैंने फैज़ को अब पढ़ना शुरू किया है 2-3-4 साल पहले, और अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल से आसान से मुश्किल तक जा रही हूँ। ये जो सादी सादी शायरी है, उसमें भी अगर जाएं आप तो उनकी परतें खुलती जाती हैं, और ये उस बात पे मुनहसर है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में उसको पढ़ रहे हैं। अगर आप जिस तरह मुली साहब ने कहा आशिकी की मूड में पढ़ रहे हैं, तो लगता है कि जैसे मैं आशिक हूँ, मेरे लिए लिखा गया। अगर आप उसको रेवोल्यूशनरी जहन से देखेंगे तो लगेगा ये मैं हूँ और ये मेरा वतन है, ये मेरी ज़मीन है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो कमाल उस शायर का यही है। मैंने जब उनको पढ़ना शुरू किया है तो मैंने ये देखने की कोशिश की है कि क्या ये जो मुझे समझ आ रही, क्या उनका मतलब यही था, और जितना उसको आप कुरेदें और खोदें उसका मतलब दिन और निकलते हैं। क्योंकि देखें, वो अभी ज़ुबान की बात हो रही थी, उनकी 3 ज़ुबानों पे उन पर दस्तरस हासिल थी, अंग्रेज़ी, उर्दू, 4 फ़ारसी और अरबी। ये चारों ज़ुबानें जिसे कहते हैं ना, उनकी घर की लौंडियाँ थी। तो वो एक वक्त में 4 ज़ुबानों में सोच भी सकते थे। और ये एक मशहूर वाक़या है उनका कि जब उनका इम्तिहान, कोई मेरे ख्याल में कॉलेज में इम्तिहान दिया गया, तो पतरस बुखारी साहब उनके उस्ताद थे, तो किसी ने पूछा आपने उनको 100 पे 100 नंबर दे पूछा, उनका मेरे बस नहीं चलता, वरना मैं 100 में से 110 दे देता। तो वो इतना कमाल था उनके इजहार में, तो वही लेकिन कमाल वो जो है, जो सारी बात है कि जिसे कहते हैं कि समुंदर को एक कूजे में बंद करना, वही उनका कमाल है कि 4 लफ्ज़ों में, 6 लफ्ज़ों में, 8 लफ्ज़ों का जो भी काफिया जिस तरह बनता है, उसमें सारा मतलब कह भी जाना। और ये चूँकि मैंने तो उनको देखा हुआ है, अपने घर में भी देखा हुआ है, जिस तरह जब किस तरह वो चलते फिरते मुस्तरब परेशान कि कुछ हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है मेरे ख्याल में, मुझे जहन में तो नहीं, लेकिन शायद लफ्ज़ों की तलाश हो उस वक्त, शायद उस वक्त वो सही लफ्ज़ ढूंढ रहे हो कि यहाँ क्या फिट होता है। और फिर उसके बाद जो चेहरे पे मुस्कुराहट और एक कंधे से बोझ उठ गया, हाँ इत्मीनान, you know, my mother used to say, Faiz, are you finished? Yes, yes. I think she was just as relieved कि शुक्र है, you know, he's back to normal, back to business. So मुश्किल शायर है, मुश्किल शायर। मुश्किल। आप फारसी की बात कर रही हैं, उसमें अरबी भी आ रही है, उसमें हिस्ट्री भी आ रही है, बिल्कुल। और उसमें मुश्किल है। इसी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जैसे बहुत लोगों का कहना है कि शुरू में जो उनकी शायरी थी वो खिताबिया थी, मतलब जो संबोधित करती थी, और इसकी वजह से उनकी नज़मों में शेरियत की कमी थी। इसको किस तरह से इसमें जो मैंने अभी अर्ज किया कि फैज़ की जो रूमानियत है वो हमें इनकलाब की तरफ किस तरह से ले जाती है, और बार बार वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए अब भी दिल का शे तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो ये जो इंसानियत का, पूरे समाज का जो दर्द है, उधर जो उनकी नज़र जाती है, ये फैज़ के यहाँ उनके शुरुआती दौर से ही जो है। कुछ लोगों का ये ख्याल कि नहीं ये बाद में ये लहजा उन्होंने अख्तियार किया। आप नक्श फरियादी की उनकी शायरी देखिए, और बिल्कुल शुरू के जो है जो अशार हैं उन पर आप अगर नज़र डालिए तो आप देखिए कि फैज़ कहते हैं, दिल रहीने गमे जहाँ है आज, हर नफस तिश्ने फ़ुग़ा है आज, सख्त वीरा है महफिले हस्ती, ऐ गमे दोस्त तू कहाँ है आज। ये नक्श फरियादी बिल्कुल शुरुआती दौर की जो उनकी शायरी है, और ये लहजा फैज़ के यहाँ आखिर वक्त तक कायम रहा, जिसमें वो कहते हैं कि करे न जग में अलाओ तो शेर किस मसरफ, करे न जग में अलाओ तो शेर किस मसरफ, करे न शहर में जल थल तो चश्मे नम,
क्या है और लिहाज में कोई कुछ दूर साथ चलता है, वगरना शहर में अब खिज्र का भरम क्या है। तो ये लहजा आप देखिए, शुरुआती दौर का जो नक्शे फरियादी और आखिर वक्त तक जो है कि कहते हैं कि सजाओ बज़्म, गजल गाओ, जाम ताज़ा करो, जो जिंदगी से लगाव है आखिर उम्र के आखिरी हिस्से तक। फैज साहब का 20 नवंबर को इंतकाल हुआ है 1984 में, और ये नवंबर 84 की गज़ल का शेर है कि कहते हैं कि सजाओ बज़्म, गज़ल गाओ, जाम ताज़ा करो, बहुत सही गमे गेती शराब कम क्या है। तो वो जो शायर का एक हौसला और जो उसमें एक उम्मीद की किरण हर वक्त जो है उसके जहन में रोशन है, वो कभी फैज का दामन नहीं छोड़ती। लेकिन इतने गम सहने के बाद, इतनी दर्द सहने के बाद एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि फैज इतने पुरुम्मीद कैसे रहते हैं। देखिए वो पुरुम्मीद कैसे रहते हैं, इसमें आपको हिंदी के लगभग 18 लेखकों ने पहली बार फैज पर लिखा है। अच्छा। जिनमें 4-5 तो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स हैं। इसके पहले कभी नहीं लिखा था सेंटिनरी के पहले। एक जुदा अंदाज का जादू, फैज की शायरी एक जुदा अंदाज का जादू, ये हमने एडिट किया है। ये किताब भी अभी अभी आई है। और ख़ास बात यह है कि 1981 में गुबारे अय्याम नाम का जो उनका कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जब सोवियत संघ का पतन हो रहा है, समाजवाद को लेकर के सारी दुनिया में ये फलसफा आ रहा है कि अब केवल पूंजीवाद रहेगा दुनिया में, समाजवाद की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया समाजवाद। उस मौके पर वो रिव्यू करते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है और आशा है उनको, उम्मीद है, लेकिन गड़बड़ पर सोचने को तैयार करते हैं सब लोगों को। और वो कहते हैं, जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, कोई अरबी फारसी शब्द नहीं है। जब दुख की, कितना कम्प्लेक्स सिचुएशन है देखिए। डिबेट हुआ है सोवियत संघ का और उसका एनालिटिकल फ्रेमवर्क क्या देते हैं। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, था कितना कसबल बाहों में, लोहू में कितनी लाली थी, यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी, हर धारे में कुछ अनदेखी मझधारें थी। कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ माझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थी। क्या बात है। तो अब इन गलतियों से सबक लेने की बात भी करते हैं। ये ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिए विमर्श के साथ। मिर्जा गालिब पर हमारा खास प्रोग्राम देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम जिक्र कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी और उनकी ज़िंदगी का। विद्या, आप जब उनका कलाम गाती हैं, ऑडियंस तो बेशुमार होते, बहुत सारे लोग होते हैं, रिस्पांस कैसा मिलता है? लोग कैसे गिरविदा हो जाते हैं फैज़ के, उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? सबसे मज़ा तो इसलिए भी आता है कि हमेशा फरमाइशें होती हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों के जहन में ऐसे तराशी हुई हैं, ऐसा गाया है लोगों को फैज़ ने। पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े उस्तादों ने गाया है, मेहदी हसन साहब ने इतना खूबसूरत गाया है, और इकबाल बानो, फरीदा खानम, नयारा नूर, सभी लोगों ने इतनी खूबसूरती से फैज़ साहब का कलाम गाया है। और ख़ास बात ये भी है कि उसमें एक रागदारी जो है
मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये इसलिए भी संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि फैज़ साहब को मौसीकी बहुत, उनको बहुत पसंद थी। एज फार एज आई नो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और एक वाक़या याद आता है, 1969 में बेगम अख्तर गई, शी वाज इनवाइटेड टू कराची बाय द ग्रामोफोन कंपनी देन, और फैज़ साहब वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट इन द ऑडियंस। तो उन्होंने तब डिक्लेयर किया बेगम अख्तर ने कि आपका कलाम तो हिंदुस्तान में भी लोग बहुत सुनना भी चाहते हैं और हम लोग गाना भी चाहते हैं उसको। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन शी sang शामे फिराक अब न पूछ, दैट आइकॉनिक गज़ल ऑफ बेगम अख्तर सिंगिंग फैज़। तो ये जो रागदारी है, जिस तरह से लोगों ने पेश किया है उनका कलाम, जो उसमें एक मौसीकी इज सो स्ट्रॉन्ग, यू नो द म्यूजिक एलिमेंट, उससे ये होता है कि और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और गाया जा सकता है। इट बेकन्स यू टू सिंग, कि आप नई चीज़ें और आप उनको अपने तर्ज में आप बांधिए, आप गाइए। तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि आपने शाहाना में भी गाया, गौड़ सारंग में भी गा दिया, यू नो। तो आई हैव एंड दिस मिक्स ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री लोगों को अच्छा ही लगता है। मॉडर्न हिंदी पोएट्स में एंड उर्दू पोएट्स में एंड अदर इंडियन लैंग्वेज पोएट्स में अकेले फैज साहब है, पाकिस्तान समेत अकेले फैज साहब है 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स के पोएट्स में, लेटर 20th सेंचुरी के पोएट्स में अकेले फैज साहब है, जिनको मोर देन 300 सिंगर्स ने गाया, मोर देन 300 जो अपने आप में इंक्लूडिंग क्लासिकल सिंगर्स। बिल्कुल बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चलते चलते अगर आपकी सबकी मैं एक आखिरी राय ले लूं, आज का जो हमारा विषय है फैज साहब की शायरी और उनकी ज़िंदगी, मुनीज़ा क्या कहना चाहेंगी आखिर में कि उनकी जो शायरी है और उनकी जो ज़िंदगी है वो आपने बहुत करीब से देखी है, लेकिन कितनी आज के ज़माने में कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रासंगिक हो जाती है? मेरे लिए तो अगर फैज़ के साथ कोई लफ्ज़, कोई और अगर लफ्ज़ जोड़ा जाए तो वो उम्मीद का है। और मेरे ख्याल में यही है शायद वो बात जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें इतना पढ़ते हैं। क्योंकि अगर, वैसे तो बहुत सी कमियां हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, नौकरी नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन इससे भी बढ़कर अगर कुछ फुकदान है मेरे ख्याल में दुनिया में, तो कुछ उम्मीद का है। कुछ लगता है जैसे सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में फैज़ इज़ जस्ट एज रेलिवेंट टुडे फॉर दैट रीज़न दैट ही गिव्स अस होप, ही गिव्स अस ऑप्टिमिज्म एंड ही गिव्स अस अ मैसेज ऑफ पीस। And I think it is the peace, inner and outer, that should save this world. उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं। हमारे दिलों पर उम्मीद के हर्फ वो नक्श कर जाते हैं, हमारे दिलों पर उम्मीदों की परछाई छोड़ जाते हैं, हमारे दिलों में ख्वाब का तसव्वुर सामने आने लगता है कि अभी कोई निराशा की बात नहीं है, उम्मीद है, आने वाला दिन बेहतर होगा। जो आपने जिस बात की तरफ उम्मीद और अमन का जो जज्बा है वो शुरू से लेकर आखिर तक, और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि उनके फ़िक्र व अमल, कथनी और करनी में किसी तरह का फ़र्क नहीं है। और इसीलिए फैज़ ने सिर्फ शायरी ही में नहीं बल्कि जो उन्होंने प्रोज में जो कुछ भी लिखा है, जिसमें उनकी इंटरव्यूज़ हैं, उसमें जिस तरह की उनकी आइडियोलॉजी उभर करके सामने आती है। और इसीलिए जब लेनिन पीस प्राइज़ उन्हें मिला, उस वक्त जो उन्होंने तकरीर की, उसकी 2-3 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि उस तकरीर में कहते हैं, आज जब हम सितारों की दुनिया में बैठकर अपनी ही दुनिया का नज़ारा कर सकते हैं, तो छोटी छोटी कमीनगियाँ, खुद गर्जियाँ, ये ज़मीन पर चंद टुकड़ों को बांटने की कोशिश और इंसानों की चंद टोलियों पर अपना सिक्का चलाने की कोशिश, कैसी बईद अज़ अक्ल बातें हैं, अक्ल से परे बातें हैं। अब क्या इंसानों में ऐसे जी शऊर यानी समझदार लोग, मुनसिफ मिजाज और दयानतदार लोगों की तादाद इतनी मौजूद नहीं है जो सबको मनवा सके कि ये जंगी अड्डे समेट लो, ये बम और रॉकेट, तोपें और बंदूकें समंदर में गर्क कर दो और एक दूसरे पर कब्जा जमाने के बजाय सब मिलजुल कर तस्खीर कायनात के लिए आगे बढ़ो। यही जो माहौल आज हम देख रहे हैं, आज भी उसी तरह से जिस तरह से जंगबाज ताकतें
बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पहले के मुकाबले में। और इंसानियत को जो सबसे बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है कि हमें ये बताया जा रहा है कि सिविलाइजेशन का क्लैश है। हम भारतीय, हमारा जो एक पूरा फ़लसफ़ा है वो क्या है कि हम तो ये समझते हैं कि तहजीबें एक दूसरे को मिलाती हैं। तहजीबें जो है एक दूसरे को इंसानों की हैसियत से समझने और परखने का सबक देती हैं। तहजीबें जो है टकराव या क्लैश नहीं पैदा करती हैं। इंसानियत की बात बिल्कुल की जाए। इसीलिए फैज़ जो है वो शुरू से आखिर तक इंसानियत की बात करते हैं। और आखिर में जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने किसी अमल पे शर्मिंदा नहीं है। फैज़ कहते हैं सबसे खूबसूरत बात ये है, सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी भी अमल पर पूरी जिंदगी में शर्मिंदा नहीं है। और कहते हैं कि इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दागे नदामत। वाह, किसी तरह की नदामत क्या नहीं, बात कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो ये जो सुरखरू होकर के शायर जो है जाता है, और इसीलिए आज हमारे लिए फैज़ रेलेवेंट है। बिल्कुल। विद्या जी क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ अमन और उम्मीद की बातें हो रही हैं, लेकिन फैज़ साहब ने उसको इतनी खूबसूरती से निचोड़ दिया है अपनी इस दुआ में, जो मेरा ख्याल में, टू यूज अ क्लीशे, इट इज़ द मोस्ट सेक्युलर पीस ऑफ राइटिंग, prayer, that is most relevant in today's political, social, cultural, कुछ भी आप उसको कोई भी टाइटल दे दीजिए, लेकिन आज के माहौल में तो 2-4 पंक्तियां उसकी सुनाऊंगी। एंड अली जावेद साहब, आई विल गेट द लास्ट वर्ड। आइए हाथ उठाए हम भी, आइए हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए अर्ज़ गुज़ारें कि निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज़ में शीरीनिए फ़रदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गरां बारिए अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज़ को हल्का कर दे, आइए हाथ उठाएं हम भी। बहुत खूबसूरत, बहुत वाह। दिलकश, बहुत हसीन। चलते चलते सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी इंसानियत के मुख्तलिफ रंगों बू से भरपूर है। कहीं इश्क है तो कहीं मजदूर का दर्द, कहीं पैगाम आज़ादी है तो कहीं नाराए इनकलाब। कुल मिलाकर उनकी शायरी पर इंसानियत के दर्द व गम की तर्जुमान है। और यही वजह है कि उनकी जन्म शताब्दी पर अपने अपने अंदाज में लोग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हमारी भी इस दिशा में ये एक छोटी सी कोशिश थी। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस इतने खूबसूरत कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ विमर्श में इजाज़त दीजिए। फिर एक नए विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।